मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैंने जो थंबनेल इसमें दिया है अपने वीडियो में कि क्या सवर्ण अब वोट भी नहीं डाल पाएंगे, क्या सामान्य वर्ग के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि उनको वोट डालने का भी इनका जो अधिकार है उससे उनको वंचित कर दिया जाए। जब आपने इसको पढ़ा होगा तो आप बड़े चौंक गए होंगे और आपको लगा होगा कि क्या ऐसा संभव है। लेकिन इस तरह की मांग अब देश के अंदर उठाई जा रही है, वो भी किसी पान की दुकान पर, गली के चौराहे पर, मोहल्ले में नहीं उठाई जा रही है, बल्कि देश की सबसे बड़ी जो संस्था है संसद, लोकसभा, वहां पर खड़े होकर के एक सांसद के द्वारा बाकायदा खड़े होकर कहा जा रहा है कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। और ये कौन मांग कर रहा है? ये मांग कर रहा है चंद्रशेखर, जो कि भीम आर्मी का चीफ है। अब आप सोचिए कि भीम आर्मी का जो चीफ है वो कौन है। जरा पूरे विस्तार से, पूरी गहराई से मामले को समझिए। भीम आर्मी का चीफ वही है जिसको कि एक वीडियो वायरल है पूरे देश के अंदर, जिसमें कि बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह उससे कहते हैं कि ये तो मेरा हनुमान है। चंद्रशेखर वो कहते हैं कि ये तो मेरा हनुमान है। आप याद कीजिए कि जब यूजीसी को लेकर के पूरा एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त आप किस तरह से, आप बड़े ही उसको देखिए तो किस तरह से सामान्य वर्ग ने जब जब भी जंतर मंतर पर रैली करने की इजाज़त मांगी, उसको इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण ने जब मांगी इजाज़त तो उसको इजाज़त दे दी गई। यानी यहाँ पर भी चंद्रशेखर साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो सरकार का लाडला है। इसी तरह से यही सरकार है जिसने कि गृह मंत्रालय, इसी गृह मंत्रालय ने चंद्रशेखर को सुरक्षा दी, जिससे कि जेड श्रेणी की, जिससे कि उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया और वो सांसद भी बन गया। और अब वो संसद में पहुंच करके पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहा है। अब आप यहां पर समझिए कि आखिर पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या है। देखिए हमारे देश में अभी जो है वो एक आरक्षित सीट की व्यवस्था लागू है, लेकिन इसके पहले, आज़ादी के पहले, देश के अंदर एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था लागू थी। ये जो व्यवस्था थी ये पाकिस्तान के लिए, मुख्य तौर पे ये पाकिस्तान के लिए के निर्माण का कारण बनी, क्योंकि मुसलमानों को ये व्यवस्था दी गई थी और बाद में धीरे धीरे अलगाववाद का रूप ले लिया इसने, और बाद में पाकिस्तान ही बन गया। आपने देखा उसको किस तरह देश में एक अलगाववाद की नींव पड़ी। ठीक इसी तरह से अंबेडकर ने भी ये मांग करी थी अंग्रेजों से कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए। अब इसको लेकर के जब अंग्रेजों ने इनकी मांग भी मान ली, लेकिन इसके बाद गांधी ने इस पर अनशन किया, तो आखिर अंग्रेज झुके और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे, लेकिन इनको आरक्षित सीट दी जाएगी, दे दी गई। ये 1932 में पूना पैक्ट हुआ, आप जानते होंगे, अंबेडकर और गांधी के बीच में। अब जरा समझिए बात, फर्क क्या है आरक्षित सीट में और पृथक निर्वाचन क्षेत्र में? फर्क क्या है? आरक्षित सीट में क्या होता है कि हर पार्टी जो है वो किसी दलित उम्मीदवार को खड़ा करती है। यानी उसमें यह है कि जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति वहां का है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, वहां तो एक अधिकार चुना जाता है। लेकिन लेकिन सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी दलित कैंडिडेट को वोट दे सकता है। लेकिन अब अगर कोई पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग होती है तो इसका मतलब यह है कि ये सीधे सीधे अगर देखा जाए तो ये इस चीज की मांग है कि वहां पे जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो सारे दलित होंगे और उनको वोट देने का अधिकार भी दलित को ही होगा। यानी वहां पे सामान्य वर्ग को वोट देने का अधिकार ही नहीं होगा। यानी ये एक इतनी बड़ी षड्यंत्र है, इतनी बड़ी साजिश है कि अगर देखा जाए तो सीधे सीधे तौर पर ये देश को अलगाववाद की आग में झोंकना है, ये देश को एक दलित चरमपंथ की आग में झोंकना है, और ये सबसे एक घातक मांग है जो चंद्रशेखर रावण के द्वारा की गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो सरकार है वो इस तरह की मांगों पर कोई एक्शन लेगी, या वो क्या इस तरह की मांगों की निंदा करेगी, या वो क्या कोई प्रस्ताव पारित करेगी कि हाँ इसकी निंदा करते हैं हम, या फिर क्या इस तरह के बिल्कुल देश के खिलाफ आचरण के लिए क्या उसको चंद्रशेखर को संसद से निलंबित नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि आप सीधे सीधे एक तरह से एक ऐसी मांग कर रहे हो जिसमें कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में है, और जिसके लिए देश के संवैधानिक ढांचे में संशोधन करना पड़ेगा, जो कि मौजूदा संविधान में पॉसिबल भी नहीं है। और जब ये देश एक बार देख चुका है कि इस तरह की व्यवस्था हुई है और इसके बाद देश टूटा है, तो क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? और यदि ये देशद्रोह है तो क्या इस पर बीजेपी सरकार या इस पर मोदी सरकार या इस पर कोई उनका नेता कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा? या जो बीजेपी का आईटी सेल चुप है, आखिर वो चंद्रशेखर के मामले में चुप क्यों है? आखिर वो इसकी विरोध क्यों नहीं कर रहा है?
आखिर इसका भी विरोध हम ही लोग क्यों कर रहे हैं? क्या ये आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और ये स्थिति आज यहां तक पहुंची कैसे? आखिर आपने इस तरह के जो चरमपंथी तत्व हैं उनको आपने संरक्षण दे करके, सुरक्षा दे करके, इतने बड़े बड़े प्रभावशाली बना करके आप उनको लेकर के क्यों आई संसद में? आपने क्यों, ये आपके एक मंत्री ने, एक सांसद ने कहा कि ये तो हमारे हनुमान है, और क्यों उनको हर जगह पर लाडला बना करके तरजीह दी जा रही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों पर सरकार को उत्तर देना चाहिए, क्योंकि मुख्य मुद्दा यह है कि अगर इस तरह की कोई व्यवस्था लागू करने की मांग होती है या कोई इस तरह करता है, तो इसका मतलब यह है कि आप हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा विखंडन कर रहे हैं। और सरकार पहले भी यूजीसी ला करके इस तरह का विखंडन कर ही चुकी है। इसके पहले भी एससी एसटी एक्ट को जिस तरह से मजबूत कर दिया गया, और इस हद तक मजबूत कर दिया गया है कि अगर कोई चाह ले उसके हिसाब से, तो अगर कोई महिषासुर की निंदा करे तो महिषासुर की निंदा करने वाले पर भी एससी एसटी एक्ट लग सकता है, क्योंकि जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं उसमें यह कहा गया है कि भाई अगर दलित जिसको अपना महापुरुष मानता है उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें ऐसे भी बहुत से दलित मौजूद हैं, दलित संगठन मौजूद हैं जो कि महिषासुर को अपना महापुरुष मान रहे हैं और किताबें भी छपवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने आखिर देश को किस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया? आखिर भारत सरकार ने एक अच्छे खासे चल रहे हिंदू एकता को क्यों इस तरह तोड़ दिया? इन सब का जवाब जो है वो आज जनता उनसे मांग रही है। मित्रों, इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज आपसे चर्चा करना आवश्यक है। मित्रों, आप जानते हैं कि अभी परशुराम जयंती पूरे देश के अंदर मनाई गई, और इस परशुराम जयंती के मौके पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, और इस वीडियो में एक महिला पुलिस अधिकारी वो अनाउंस कर रही है माइक पर, वहाँ पे ब्राह्मणों की जो क्राउड है उस पर, कि जो लोग भी फरसा लहरा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक तरह सीधे सीधे योगी सरकार के खिलाफ भी निशाना साधा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार जो है वो ब्राह्मणों को निशाना बना रही है। यानी जो परशुराम का जो परशु है, जो कि उनका एक अस्त्र है, उसको दिखाना कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि वो उनके देवता हैं, तो और उनका नाम ही परशुराम है। इस तरह की बातें चल रही हैं। अब ये तो एक पूरी तरह से लीगल मामला हो जाता है, क्योंकि शस्त्र लहराना, इसमें कोई दुराय नहीं कि ये एक गलत आकलन है। लेकिन इसमें अब देखा जाए तो अब सपा भी कूद पड़ी है, और सपा ने इसमें यह कहा है कि रामजी लाल सुमन के मामले में जब क्षत्रियों ने तलवार लहराई और रामजी लाल सुमन के को धमकियां दी, उस वक्त उन क्षत्रियों के खिलाफ तो कोई केस दर्ज करने की बात नहीं की गई, लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ जो है वो केस दर्ज करने की बात कही जा रही है। यानी सपा जो है इसमें अपना फायदा उठाना चाहती है। देखिए, समाजवादी इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत ही खतरनाक राजनीति चल रही है। चुनाव वहां पे होने वाले हैं, अभी से वहां पे गोटियां सेट की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि उसके पास मुसलमान यादव का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और बाकी समाज में जो अन्य जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, और इसके अलावा वैश्य हो गए, या अन्य गुर्जर हो गए, जाट हो गए, ये सारा समाज जो है वो ये चाहते हैं कि इसमें से हमको थोड़ा थोड़ा वोट अगर मिल जाएगा तो हम बहुत आराम से अपनी सरकार बना लेंगे। वो इसी दिशा में अपना लगातार अब काम कर रही है। अब ऐसी स्थिति में योगी सरकार के सामने एक ऐसा पार्टी मौजूद है जो घोर जातिवादी पार्टी है, और जो जातिवाद के नाम पर ही वोट मांग रही है, और आगे जाकर के और भी इसको क्या कहते हैं कि जातियों में इसको पूरे युद्ध टाइप का माहौल यूपी में बनाने की कोशिश की जाएगी। इन सब स्थितियों में ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि अगर अब चुनाव के 1 साल पहले अगर यूपी के अंदर छोटी छोटी घटनाओं पर इस तरह से अधिकारियों के माध्यम से अगर गलत आदेश दिए जाते हैं, तो इसका असर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की इमेज पर पड़ेगा, और इस सब चीज़ों से नुकसान कहीं ना कहीं योगी जी को हो सकता है। इसीलिए उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मोदी के बाद अगर आज भी कोई उम्मीद अगर है तो योगी आदित्यनाथ से ही है। ये बात सबको समझनी पड़ेगी। तो आखिर आपके इस पर क्या विचार? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।